हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम एसी का पार्ट नंबर 5 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट वाले 2 वीडियोस नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, उसके बिना काम नहीं बनने वाला। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। चलो, बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। बहुत पेशेंस से और बहुत आराम से देखें, चीज़ों को मिक्स मत करना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। कुछ रिकैप करते हैं एलसीआर के बारे में। एलसीआर में हम देखते हैं, पहले एक सी बन गया, एक एल बन गया और एक आर बन गया। ये हमारा एसी सोर्स लग गया। चलो ठीक बात है। अच्छा ठीक बात है, तो ये सी, ये एल और ये आर, एलसीआर बोल सकते हो सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशंस चेक करते हैं जो हमने पहले पढ़ी है इसके बारे में। पहली कंडीशन क्या थी, जब एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर देन थी एक्सी से। सेकंड कंडीशन थी एक्सी की वैल्यू ग्रेटर देन थी एक्सएल से। थर्ड वैल्यू थी एक्सएल बराबर में एक्सी। एक्सएल एक्सी से ज्यादा है, एक्सी ज्यादा है एक्सएल से, एक्सएल बराबर है एक्सी से। इसको इस कंडीशन में बोला था। और वीएल ग्रेटर देन वीसी, और वीसी ग्रेटर देन वीएल, और VL बराबर में VC। ये जो थर्ड कंडीशन है, ये कंडीशन किसकी थी बेटा, रेजोनेंस की कंडीशन थी। सही चर्चा है। चलो ठीक बात है। इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट को हमने क्या नाम दिया था, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, और ये क्या थी, रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली। अब इस चर्चा को आज थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। एलसी के बारे में, एलआरसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, कैसे होती है, रेडियो ट्यूनिंग के बारे में पढ़ेंगे, शार्पनेस के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटी फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, बैंडविड्थ के बारे में पढ़ेंगे। इतना सारा पढ़ेंगे। बढ़िया चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। चीज़ों को फील लेना स्टार्ट कीजिए। चलो ठीक है। आप जानते हैं, इस कंडीशन की बात करना चाहें, VL, R और VC इस तरह से होता है। इनके बीच में बनने वाला एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। सही बात है। मतलब ये इससे 90 आगे की बात करता है, 90 पीछे की बात करता है। सही चर्चा है। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। XL बराबर XC है और VL बराबर VC है। दिस कंडीशन इज रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि आपके फेज की जो बात कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। समझो ना चीज को। इन दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। बचा क्या, आर ही तो बचा। और आर करंट की डायरेक्शन में होता है, और अगर करंट की डायरेक्शन में है तो बनने वाला फेज क्या होगा, 0 डिग्री। समझो इस चीज को। इन रेजोनेंस कंडीशन, क्या लिख रहा हूं, इन रेजोनेंस कंडीशन द फेज फाई बराबर में 0 डिग्री। 10 फाई 0 डिग्री 0 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो समझ आती है बात। तो इससे होगा क्या सर, इससे हमें ये पता लगेगा कि हम इसमें करंट की बात करना चाहें तो कैसे करेंगे। आओ मेरे संग, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं राजा, अब थोड़ा पेज ज्यादा भरे जाएंगे आज। अरे भाई, आई नोट की बात करी तो हम क्या बोलेंगे, V नोट अपॉन में Z। सही चर्चा है। मतलब अगर हम बोले जाएं, अगर हम बोलना चाहें कि Z बराबर में रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अच्छा, आपने रेजोनेंस की कंडीशन में बोला है कि XL XC के बराबर हैं, हाँ या ना। तो हम इस वैल्यू को डिफरेंस करेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब Z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R के बराबर आ जाएगी। अरे राजा, क्या बोला, XL बराबर XC है, ये क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन है। हम इंपीडेंस के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो Z किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो, I नोट बराबर में V नोट अपॉन में R, हाँ या ना। अरे हाँ रे। अच्छा, ये जो Z की वैल्यू आई है, ये होता है मिनिमम इंपीडेंस। सही चर्चा है। अब समझो, ये सर्किट कौन सा बन गया,
प्योरली रेजिस्टिव। देखो एक एक चीज को बहुत तरीके से मैंने तो सफल हो जाएगा काम सारा। चलो ठीक बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर Z की वैल्यू मिनिमम है तो यहां पर I नोट क्या मिलेगा हमें? मैक्सिमम मिलेगा। मतलब अंडर रेजोनेंस द करंट इज मैक्सिमम व्हेन Z इज मिनिमम। और ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो रेजोनेंस होगा ही नहीं ना। मतलब रेजोनेंस के अंदर हमें करंट की वैल्यू क्या मिलती है? मैक्सिमम मिलती है। ग्राफ भी देखेंगे, इंतजार कीजिए, सब बताएंगे। ये समझ आया? वापस बताते हैं एक बार। देख सबसे पहले हमने ब्रीफ थोड़ी बात करी थी, एलसीआर के अंदर ही बात कर ली थी कि 3 कंडीशन फॉलो करी थी, एक्सएल ग्रेटर देन, एक्सएल लेस देन और एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। तो मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूं कि एक्सएल बराबर एक्सी जो कंडीशन है वो रेजोनेंस की कंडीशन होती है, इसमें वैल्यू बराबर आ जाती है एक्सएल एक्सी के। अच्छा अब इसमें इंपीडेंस में रखते हैं हम जेड की वैल्यू में, तो हम देखते हैं कि जेड की वैल्यू आर के बराबर आता है। ये हमें क्या मिला? मिनिमम इंपीडेंस मिला। सही चर्चा है। अच्छा अब इसमें आर ही है खाली, एक्सएल एक्सी तो है नहीं, इसका डिफरेंस 0 आ गया। तो हमने क्या बोला? ये प्योरली रजिस्टिव की बात करना स्टार्ट करा। आर ही तो दिख रहा है भाई। सही चर्चा है। अच्छा अगर इसमें देखते हैं कि अब जेड की वैल्यू मिनिमम है, जेड जितना कम होगा आई उतना ज्यादा होगा, तो हम क्या बोलेंगे? आई नोट बराबर में वी नोट अपॉन जेड, या आई नोट मैक्सिमम बराबर वी नोट अपॉन आर मिनिमम की बात करेगा। सही कंडीशन है, वाकिफ मानना पड़ेगा इसको, तो आसान चीज है। अच्छा एक्सएल और एक्सी की वैल्यू जानते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा यहां लिख दें, एक्सएल वैल्यू, एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और v इक्वल टू आई आर होता ही जानते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों के बीच में ग्राफ बनाइए, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बना सकते? आ जाओ बनाते हैं। एक्सएल एक्सी और v इक्वल टू आई आर। अरे भाई क्या कर रहे हो वैसे? टू पाई एफ एल, 2 पाई एफ सी और आई आर। समझो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो ये ग्राफ आएगा एक्सएल का फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। एक्सी के लिए ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से। अरे ढलता हुआ आएगा ना भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। ये ग्राफ किसका है? एक्सी का। अच्छा जो आपका आर का ग्राफ होगा, आर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, पर आप देखिए जी ये जो पॉइंट है ना, यही फ्रीक्वेंसी क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझो इस चीज को, समझो। देख फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है एक्सी पर, सीधा प्रोपोर्शनल में है, आपने सीधी रेखा खींच दी, ये तो जानते हो। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने ढलता हुआ ग्राफ बना दिया। आर जो है वो करंट की डायरेक्शन की बात कर रहा है, करंट की ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। जहां ये कट होगा एक्सएल और एक्सी का, यही क्या आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। इससे वाकिफ रहना पड़ेगा भाई, इसको देख के ही आगे ग्राफ बनेगा। सही चर्चा है? चलो ठीक है। सर आपने एक चीज बताई है कि आई नॉट मैक्सिमम जो है वो वी नॉट अपॉन जेड की बात करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब मिन की बात कर रहा है। बिल्कुल बोल रहा हूं मैं तो बोल रहा हूं इस चीज को, और आपने देखा भी है कैसे आया। चलो ठीक है। ग्राफ बिटवीन Z एंड F। अब इसको थोड़ा तरीके से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हाँ ठीक है, वो हो जाएगा। जेड की वैल्यू लिख रहा हूं, रूट में आर स्क्वेयर प्लस, इसको सीधा लिख दूं मैं, काम मतलब काम बढ़िया हो जाएगा, 2 पाई एफ एल 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर सी है। अच्छा जब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम रखते हैं, स्मॉल,
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को स्मॉल रखा तो एक्सएल की वैल्यू स्मॉल आएगी, पर एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। समझो ना बेटा, एफ की वैल्यू को कम करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्ससी के, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो ऐसे ज्यादा आएगी तो यहां से घट के कुछ वैल्यू तो आएगी, और इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें ज्यादा ही मिलेगी। तो जेड क्या मिलेगा, हमें लार्ज मिलेगा। अरे समझ इस चीज को, शफल मत हो चीजों को, दिमाग को यहां फोकस करो। चलो ठीक है, एफ की वैल्यू को मैंने कम रखा, एक्सएल की वैल्यू कम हो जाएगी, मानता हूं। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम है, तो एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 1000 और 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलरेडी यहां से ज्यादा आएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड होके इसमें आर में ऐड हो जाएगी, तो जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें मैक्सिमम मिलेगी, मतलब लार्ज मिलेगी। और अगर मैं बोल रहा हूं जेड की वैल्यू, सॉरी एफ की वैल्यू को, ये क्या होगा भाई, डब्बा बन गया। तो एफ की वैल्यू को लार्ज रखेगा तो जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, लार्ज ही मिलेगी। अरे देख ले, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो एफ की वैल्यू को लार्ज रखा तो ये वैल्यू लार्ज हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, तो भी ऐड हो जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में जेड की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, लार्ज ही मिल रही है। तो एक ग्राफ बनता है, मतलब चाहे कम रखो चाहे ज्यादा रखो, वैल्यू क्या मिल रही है, लार्ज मिल रही है जेड की। तो कहीं बीच की कंडीशन होगी जहां क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। तो हम क्या बोलेंगे, ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ये फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी होगी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ग्राफ बिटवीन जेड एंड एफ की बात करेंगे, बताएंगे वापस, इंतजार कीजिए। देख, जब तूने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम रखी, 0 1 2 3 4 5 ऐसे मान ले, कम रखी, तब जेड की वैल्यू क्या आई, लार्ज आई। 0 1 2 3 4 5। जब जेड की वैल्यू लार्ज, सॉरी एफ की वैल्यू लार्ज रखी, तब भी वैल्यू क्या आई, लार्ज ही आई। तो बीच में कहीं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करना प्रारंभ करोगे हमसे आप, तो कर ली हमने, क्या दिक्कत है, सही ग्राफ है। ये आपको क्या होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करना स्टार्ट कर दी। इसमें कोई दिक्कत करोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। सही चर्चा, चलो ठीक है। अब ग्राफ बनाना है आई और एफ के बीच में, यही बना दे क्या, कहीं जगह ही नहीं है, क्योंकि इसको काम में लेंगे इसलिए बोल रहा हूं। ग्राफ बिटवीन आई नॉट एंड एफ। सुनो, जेड आई की वैल्यू लिखते हैं वी नॉट अपॉन में जेड। जेड की वैल्यू लार्ज लेने पर आई की वैल्यू हमें कम मिलेगी, नॉर्मल सी बात है। वापिस जेड की वैल्यू लार्ज लेने पर आई की वैल्यू कम मिलेगी। तो कहीं बीच में हमें करंट की वैल्यू इस तरह मिलेगी। इसको हटाओ ना यार, जगह नहीं बचेगी। आई नोट और एफ की बात करेंगे। यहां पर कहीं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आई और एफ की बात की थी, मैंने जेड लिख दिया था, सॉरी एफ है वो, करंट के बीच। समझ इस चीज को, जेड की वैल्यू लार्ज है तो आई नोट की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। वापिस जेड की वैल्यू लार्ज है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, तो जेड की वैल्यू फिर भी हमें कम मिलेगी, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है, लार्ज ही आ रही है। तो बीच में कहीं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू के लिए पीक वैल्यू शो करेगा। ये करंट का बीच में ग्राफ है। अरे सर पल्ले ही नहीं पड़ा, वापस बताते हैं, नीचे करते हैं, स्टार्टिंग से आओ पहले एक बार।
फिर रेडियो ट्यूनिंग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ देख, सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्ससी की बात करना स्टार्ट करता है, वीएल बराबर वीसी की बात भी कर सकते हैं। सही चर्चा है। अच्छा, मैंने बोला एक्सएल बराबर एक्ससी है, इस कंडीशन में प्योरली रेजिस्टिव की बात कर रहे हो और जो हमारा एंगल है वो 0 डिग्री है, फेज एंगल। चलो ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है 90 और 90 180 की बात करते हैं। भाई समझो ना यार, ये चीज़ तो पुरानी है, ऐसे तो मत करो यार कि हम एक 90 डिग्री से आगे करता है, एक 90 डिग्री पीछे की बात करता है। पोटेंशियल में प्लस का और माइनस की बात करता है, करंट में भी सेम बात करता है। मतलब उसके पोटेंशियल से आगे होगा और एक टाइम पीछे होगा, एल में और सी में। ये कंडीशन आपको मैंने बोल दी, प्योरली रेजिस्टिव की बात करना स्टार्ट करता है। ठीक है, एंगल 0 है। चलो ठीक है, ऊपर करते हैं थोड़ा सा। अब देख, अब करंट के साथ थोड़ी चर्चा करते हैं। करंट हम जानते हैं आई नोट बराबर में वी नोट अपॉन जेड लिख सकते हो इम्पीडेंस, या वी नोट अपॉन आर लिख सकते हो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब ये सर्किट हमने पहले ही बोल दिया रेजिस्टिव वाला है, तो एक रेजिस्टेंस की बात करेगा। सही चर्चा है। चलो ऐसे समझ नहीं आया तो हम बोलते हैं चलो आप इम्पीडेंस में वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो जेड बराबर में क्या है? रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू एक्सएल माइनस एक्ससी का डिफरेंस देखते हैं वो 0 आता है। नॉर्मल सी बात है ना भाई, एक्सएल बराबर एक्ससी है तो जेड की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आर आ गई। तो ये क्या है? एक मिनिमम इंपीडेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा अगर जेड की वैल्यू मिनिमम है तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी? हमें मैक्सिमम मिलेगी। जेड की वैल्यू अगर मिनिमम है तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। इस चीज से वाकिफ होना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये बात जानते हैं एक्सएल एक्ससी के बारे में। थोड़ा छोटा करें भाई। अरे भाई क्या कर रहा है? अच्छा यहाँ जो बोले देख, मैंने फिर आपको बताया कि एक्सएल और एक्ससी और वी के बीच की बात करना स्टार्ट करते हैं। एक्सएल की वैल्यू क्या है? ये एल है बेटा, सी मत समझना इसको। सी लग रहा है ये? नहीं सी नहीं है, एल है। ये क्या आएगा? 2 पाई एफ एल। मतलब एक्सएल एफ की बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप वे सीधी रेखा आ गई, मतलब एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ की वैल्यू नॉर्मल सी बढ़ेगी। एफ की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ढलता हुआ ग्राफ आया। जहां ये ग्राफ कटता है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होता है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करना स्टार्ट करता है इस तरह से। बाकी चलो ये ग्राफ नहीं समझ आया तो आगे आओ इधर। अब देख मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो आप ऐसा करो सर, जेड और एफ के बीच में ग्राफ बनाना सिखाओ हमें। देख क्या हुआ, जेड और एफ की बात कर रहे हैं तो हमें जेड और एफ दोनों मांगता रहता। तो हमने क्या किया, जेड बराबर में आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी की बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एफ की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, एक कंडीशन में एक्सएल एफ के प्रोपोर्शनल है और एक्ससी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक कंडीशन में बढ़ेगी तो एक्ससी में क्या हो जाएगी? वो वैल्यू कम हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है ना भाई, एक प्रोपोर्शनल में है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, दोनों चीज़ों को समझो इस चीज़ को। तो एफ स्मॉल है तो जेड क्या मिलेगा? लार्ज मिलेगा। एट द एंड ऐड होके लार्ज मिलेगा। और एफ की वैल्यू लार्ज रखने पर हमारी जेड की वैल्यू क्या आ रही है? लार्ज ही आ रही है। अरे लाला, आसान चीज़ है ये तो। ठीक है, तो हमने क्या बोला, कहीं बीच में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सही सही। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं जेड की वैल्यू को लार्ज बता रहा हूं तो आई नोट की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि आई और जेड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। चलो ठीक बात। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार आया, वैल्यू बढ़ाने पर भी आई नोट की वैल्यू हमें कम ही मिल रही है। कहीं बीच में जो वैल्यू आएगी वो पीक वैल्यू आएगी, वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करना स्टार्ट करेगा करंट के लिए। स्पीड में हो रहा है काम क्या? अरे नहीं हो रहा भाई, तुम तसल्ली से सोचो। जेड की वैल्यू आपके लिए लार्ज ही मानो, लार्ज मानी तो आई नोट की वैल्यू तो मिनिमम ही आएगी ना भाई। अच्छा ऐसे ना हो तो ऐसे आ जाओ, चलो रुको, इसे तुम वाकिफ हो। अब सही है। अरे आर की वैल्यू मैक्सिमम करोगे तो आई नोट की वैल्यू मिनिमम आएगी, क्या है दिक्कत करोगे? चलो ठीक, ये कुछ आपका ग्राफ आया आई नोट और एफ के बीच में। अच्छा एक बात बताओ, यहां तक तो समझ आता है सर, आपने ग्राफ बना ली, सब बना ली, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी रेजोनेंस की? आओ मेरे संग, तेरी फुर्सत के इंतजार में रहता हूं, आ जाओ। एक्सएल बराबर में एक्ससी, इसको बोलेंगे ओमेगा नॉट एल
1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। अरे ऐसे ही बोल दिया, काहे दिक्कत है, ओमेगा नॉट बोल दिया, ओमेगा बोल दो। ये आएगा ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन एल सी। तो ओमेगा नॉट का काहे परेशान बराबर में 1 अपॉन रूट में एल सी। अच्छा ये तो समझ आता है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, 2 पाई एफ 1 अपॉन में रूट में एल सी, या एफ बराबर में 1 अपॉन 2 पाई रूट में एल सी की बात करना प्रारंभ करेगा। दिस इज कॉल्ड योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आर लिख सकते हो, एफ नॉट लिख सकते, आपकी इच्छा है वो लिखिए ना यार। 1 अपॉन 2 पाई रूट में एल सी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं मिलेगा। वाकिफ मानते हो? एक बार ब्रीफली बता दें वापिस से, दिक्कत थोड़ी करोगे, आराम से आराम से। एक्सएल एक्सी के बराबर है, आई की वैल्यू आ गई वी नोट अपॉन जेड या वी नोट अपॉन आर। यहां तक किसी प्रकार का कोई खेल नहीं है, आसान चीज है। ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, जेड की वैल्यू हमें लार्ज ही मिली है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहे कम करें चाहे ज़्यादा करें, सही कंडीशन है। फेज एंगल की बात करेंगे, 0 डिग्री की बात करेंगे। अगर पार की बात करना चाह रहे हो तो भी कर लेंगे, कर लें, चलो आ जाओ पार की बात कर लेते हैं, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक बात, चलो ठीक, इसको इधर कर दें। पार जो होती है वो होती है VRMS IRMS कोस फाई। फाई की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। अरे कोस 0 की वैल्यू 1। ये आएगा बेटा V नॉट अपॉन रूट 2 I नॉट अपॉन रूट 2, ये पार, बस इतना सा। अरे कहाँ है इतना? V नॉट V इक्वल्स टू क्या होता है? I नॉट R, V इक्वल्स टू आई आर, ये I नॉट अपॉन में 2, P बराबर में I नॉट स्क्वेयर R अपॉन 2। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार। अरे नॉर्मल सी बात है ना भाई, आई नोट की वैल्यू बढ़ा हो गया, पी की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो गई, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। रूट टू हो गया ना। दिस कंडीशन फॉर पार फैक्टर भी डाला आगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इंतजार तो कीजिए, सब काम बढ़िया चलेगा। पढ़ना स्टार्ट करें क्या? चलो आ जाओ। अरे कॉपी नहीं निकाली हमने तो सर, निकालो तो। समझ मानते हो? चलो ठीक है। A circuit is said to be resonant when the natural frequency of circuit equal to the frequency of applied voltage. For resonance, both L and C must be present in circuit. Conditions. सीरीज आपके एक्चुअली पैरेलल है ही नहीं सिलेबस में, तो काहे पढ़ना है उसको? पहला है XL बराबर में XC है, फर्स्ट कंडीशन। आप ध्यान रखना जी, आपको पूरा बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि अगर XL ज्यादा हो XC से, XL ज्यादा हो XC से तो प्योरली इंडक्टिव की बात करेगा, C ज्यादा हो तो प्योरली कैपेसिटिव की बात करेगा, बराबर हो तो रेजोनेंस की कंडीशन की बात करेगा। और आगे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बताया हुआ है, इंतजार कीजिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। VL बराबर में VC बता चुके हैं ये आपको। फाई जो एंगल है वो 0 डिग्री है, बता चुके हैं आपको। तो हमें क्या मिलेगा? जेड मिनिमम मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा मैं बता देता हूं वापिस से, अगर दिक्कत कर रहे हो तो। आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होली स्क्वेयर, लीजिए जी, इससे आया है। अरे डिफरेंस 0 है भाई, अरे यार चलो ठीक है। और आई मैक्स मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि हमें पता है जेड की वैल्यू हमें क्या मिली है, इंपीडेंस क्या मिला है, मिनिमम मिला है। ठीक मानते हो? आसान चीज है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? एफ आर बराबर में 2 रूट में एल सी, 2 पाई रूट में एल सी। लीजिए कैसे आया, बता चुके हैं। सेम बात करी है, सेम बात करी है और सेम ही बात करी है। ओमेगा की फॉर्म में भी याद रखना है और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी याद रखना है, दोनों से काम चलेगा। वाजिब मानते हो? मानना पड़ेगा। अब जो काम होने वाला है वो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लेस देन ग्रेटर देन में बताया गया है। ये देखिए जी ग्राफ,
Z और F के बीच में, अरे लिखा हुआ है क्या, अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह। जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है तब हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव की बात करना स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे। जब दोनों बराबर होते हैं तब ये क्या है, रेजिस्टिव की बात करेगा, अरे रेजिस्टिव मतलब रेजिस्टेंस की बात करेगा ओनली। और F की वैल्यू ज़्यादा होगी तब XL की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब F की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। तीनों कंडीशन को याद रखना, F इंक्रीजेज, Z फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। अब देखिए इस फॉर्म को हमने बता दिया, ये Z मिनिमम है, देखो ये देखो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, ये जो ग्राफ बनाया था हमने वही ग्राफ है। अरे एक ही बात है, उससे क्या मतलब है, ग्राफ बिगाड़ दिया हमने, चलो कोई नहीं, ये वो फॉर्म है। ये ग्राफ किसके बीच में आया, Z और F के बीच में। करंट का भी ग्राफ बनाया, इंतजार तो कीजिए, हटा दें, मानते हो, एक बार बताएं वापस। Z बराबर में रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होली स्क्वायर। वैल्यू फ्रीक्वेंसी की कम रखते हैं तो Z की वैल्यू लार्ज, ज़्यादा रखते हैं तो भी लार्ज। लीजिए आपके सामने है, ये आपको कम वैल्यू पर और ज़्यादा वैल्यू पर करंट की वैल्यू कम ही मिल रही है, कहीं बीच में वैल्यू जो होगी वो यह मिलेगी, या मतलब ये मिलेगी। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो। अब इससे बीच में कहीं वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो आई मैक्स अपॉन रूट 2 की बात कर रहे हैं, उसके लिए इंतज़ार कीजिए, मैं बता दूंगा आपको। हाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस का क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता वो इंतज़ार कीजिए। चलो ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आपको बता चुका हूं मैं कि I0/2 की बात करना स्टार्ट किया है। द फ्रीक्वेंसी एट विच पावर बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। याद करो पावर की फॉर्म में बताया था अभी, I0² R/2 की बात करना स्टार्ट की थी। सही चर्चा, यहाँ तक क्लियर है। आ जाओ जी, बैंड विड्थ, इसको अब साइड में करते हैं। बहुत छोटा लिखा हुआ है पर बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत तगड़ी चीज़ है। आ जाओ, रेडियो ट्यूनिंग। रेडियो जो होता है, हाँ हाँ वो खबरों वाला, अरे रेडियो तो पुराने ज़माने की बात है, अभी की बात भी कर सकते हो। उसमें LCR की बात करना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एंटीना वेंटीना लगा होता है, ये एंटीना क्या करता है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खींचता है। जैसे मान लो FM है, मतलब इसके बीच में भी कुछ होता होगा, मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने ये मतलब बता दिया आपको। अच्छा एक चीज़ बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करना स्टार्ट करते हैं, ग्राफ से समझते हैं थोड़ा सा इसको। अब मेरे को बताओ एक बात, मान लो जैसे ही आप नोब को घुमाना स्टार्ट करते हो, मतलब वो चैनल को चेंज करने वाला नोब को घुमाना स्टार्ट करते हो, उसमें सी चेंज होना स्टार्ट होता है। आपका जो चैनल है 92.7 FM, वो चैनल इतना करंट, इतना अपना ग्राफ बना रहा है, ठीक है। ये मैंने बोल गया ω0, ये ω1 और ये बोल गया ω2। सही चर्चा। हुआ क्या, हुआ ये कि आपने नोब घुमाना स्टार्ट किया, आप देखते हैं कि आपकी इस जगह पर आपको बहुत साफ सुनाई दिया क्या, FM की बात, 92.7 FM।
आप मान लो 93.5 नावेद वाला बहुत पॉपुलर हो गया, रेडियो मिर्ची बहुत पॉपुलर है। आपने सोचा एक दिमाग लगाते हैं 93.6 FM बना देते हैं, हमारा भी चल जाएगा। आपको 93.6 FM अलाउ ही नहीं करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर इसके साथ ही एक FM और आ जाएगा तो इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो फ्लक्चुएट करनी स्टार्ट कर देंगी। आप समझो ना चीज को, इसलिए इनके बीच में गैप रखा जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप जब मैच देख रहे हैं, बीच में कई बार गाने चलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, मान लो ये 93.5 FM की बात करना स्टार्ट करते हैं। अरे ये ऊपर बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो करंट यहां तक 92.7 तक आपका ये करंट है, यहां तक आपको सुनेगा। जैसे आपने थोड़ा सा और फ्लक्चुएट किया वो यहां पहुंच जाएगा, तो दोनों की थोड़ी सी मिक्स होगी। ऐसा नहीं है कि आवाज दोनों एक ही बन जाएगी। आप समझो, इसके लिए ये वैल्यू फिक्स है, इसके लिए ये वैल्यू फिक्स है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारा करंट थोड़ा कम हुआ तो हमारे करंट कम हुआ तो ये यहां तक सुनना स्टार्ट है, मतलब वैल्यू थोड़ी ब्लर रहेगी, है ना, पर हमें सुनेगा जरूर। जैसे ही नोब को और घुमाया हमारा नया चैनल आ जाएगा। इसलिए रेडियो के अंदर थोड़ा सा गैप दिया जाता है चैनल्स के बीच में, नहीं तो दोनों चैनल बराबर चलना स्टार्ट हो जाए। इस चीज से वाकिफ हो क्या? होना पड़ेगा जी। आप समझिए, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। ओमेगा लिया क्या? F2 ले लो, ऐसे ले लो F2। आपको F2 से याद है तो F2 लीजिए, F1 और ये F1 लो, अब सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैंड विड्थ जो होगी डेल्टा F बराबर में क्या आएगा? F2 माइनस F1। दिस इज कॉल्ड योर बैंड विड्थ। अब एक बात बताओ कि अगर ये और अगर वाइड होता तो हमें ज़्यादा सही सुनता या कम सही सुनता? नॉर्मल सी बात है कि सर आप बोल रहे हो कि ये पीक वैल्यू है, यहाँ पर बहुत साफ सुनाई दे रहा है, अगर ये वाइड होगा तो हमें नॉब को और घुमाना पड़ेगा और चैनल बीच में आने स्टार्ट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं चाहते हम चाहते हैं ये जो ग्राफ है एक तो शार्प हो, क्या हो? शार्प हो, इस तरह से हो, तो हमारा काम बढ़िया बनेगा। अरे समझो ना, मान लो ये ग्राफ इस तरह से है, बहुत शार्प है, तो आपने ये नॉब घुमाया, आपकी वैल्यू यहां, दूसरा नॉब घुमाया, आपका दूसरा वैल्यू, करंट की वैल्यू मैक्सिमम, आपका काम खत्म। इसलिए बोलते हैं शार्पनेस की बात करना स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, समझ आई बात? बैंडविड्थ समझ आया क्या हुआ? इनके बीच में बैंडविड्थ की बात करना, F2 माइनस F1 की बात करना स्टार्ट करना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है यार। मैं इससे मतलब इससे आसान तो क्या ही बनेगा। ये रेडियो ट्यूनिंग आपके आता नहीं वैसे कभी नीट में, फिर भी बताया है क्योंकि काम बनता रहेगा। चलें, चलो ठीक है। F2 माइनस F, बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर, इंतजार कीजिए। क्वालिटी फैक्टर से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। आओ हटा दो इसको। आप इस डायग्राम को थोड़ा देख सकते हैं कि वैल्यूज में क्या चेंज आया स्टार्ट हो। अच्छा, XL बराबर में XC हो गया, ओमेगा L बराबर में ओमेगा C हो गया, कोई चक्कर वाली बात नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, सर्किट के अंदर R लगा था, L लगा था, C लगा था। रेजोनेंस के लिए L और C मांगता है, R की आवश्यकता ही नहीं होती। तो सर R ऐसे ही पड़ा हुआ है? नहीं, रेजोनेंस के अंदर या रेजोनेंस जब हो रहा है या रेजोनेंस हो गया उस टाइम तक R शांत रहता है, कोई दिक्कत नहीं, करो जो कम करना है। जैसे ही रेजोनेंस हुआ
जैसे ही रेजोनेंस हुआ आर अपना इफेक्ट दिखाना शो कर देगा। आप समझो, अगर आर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, पूरा फर्क पड़ेगा। पहला आपका जब करंट था वो कुछ इस तरह आया, जब आपका रेजिस्टेंस क्या था, आर था। अरे भाई, जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ तब आपके करंट में भी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिक्रीमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगा, 2R की बात करेगा। और कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6R हो जाएगा। भाई वापिस बोल रहा हूं, जब तक रेजोनेंस नहीं हुआ आर शांत है। जैसे ही रेजोनेंस हुआ आर कहता हमारी भी एग्जिस्टेंस है करंट के साथ, अगर हम बढ़ गए तो करंट को कम कर देंगे, और हम बढ़ गए तो करंट को हमने कम कर दिया। घनी तगड़ी बात करी है तो, अरे तगड़ी बात करी तभी तो ऐसा कर दिया इसको भाई। अरे यार समझ रहे हो, आसान चीज है भाई। देखो एक्चुअली क्या है कि आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आर तो है ही भाई, ओम्स लॉ से स्टार्टिंग से बढ़ते आ रहे हैं, नादान सा है पर चीजें बहुत तगड़ी कर देता है, तो वो चीज है। सही चर्चा। इसी फॉर्म को अगर हम ई नोट की फॉर्म में लिखना चाहे तो ई नोट अपॉन आर की फॉर्म में, 2 की फॉर्म में, आरएमएस की वैल्यू के फॉर्म में रख सकते हैं, जो क्वालिटी फैक्टर के अंदर रखा गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वालिटी फैक्टर में। बैंडविड्थ की बात करना स्टार्ट करते हैं, रेशो की बात करना स्टार्ट करते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ की बात करेंगे, ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की बात करना स्टार्ट करेंगे। बस इतना सा पार्ट है। आ जाओ, चलो अब देख, ये आई नोट है, ये ई नोट अपॉन आर है, मतलब दिस इज द पीक करंट। अब ये करंट कम हो गया तो ई नोट अपॉन में √2R की बात करेगा। इस टाइम बैंडविड्थ देख ओमेगा 2 से ओमेगा 1, मतलब हम क्या बोलेंगे, डेल्टा W बराबर, डेल्टा ओमेगा बराबर में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखने जा रहे तो क्या आएगा, F2 माइनस F1, दोनों बताए थे, याद करो। ओमेगा नोट ओमेगा 1 ओमेगा 2 मैंने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में काट के उसको सही कर दिया था। चलो, अरे भाई इधर करना थोड़ा सा, नीचे तक है क्या ये, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ भाई। अब देख, बहुत सिंपल सी चीज है, क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर की बात करेगा। द क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा आर की बात कर सकते हो। डिफरेंस इज टू फ्रीक्वेंसी टेकन बोथ साइड्स ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सच दैट ईच फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड बिकम 1/√2 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, अरे ERMS की वैल्यू होती क्या है, वही तो बात कर रहा है, एक ही बात है। ई नोट अपॉन √2 की बात करना स्टार्ट कर दी, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। बैंडविड्थ आपको 2 डेल्टा ओमेगा की बात करना स्टार्ट कर रही है, ओमेगा 2 से ओमेगा 1 की बात कर रहा है। ओमेगा आर इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, चेक कर लीजिए। क्यू इज क्या आएगा, ओमेगा आर अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की बात करना स्टार्ट करेगा। एक क्वालिटी फैक्टर का फॉर्म में और बताना चाहूंगा जो आपके काम आने वाला है, क्या है वो, 1/r रूट में L/C, याद कर लो जी। कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। क्या किया, ओमेगा स्क्वायर रूट में LC की बात करना स्टार्ट करेगा, 2πfl की बात करना स्टार्ट, 2πf की बात करना स्टार्ट करेगा, 1/√LC, रूट में LC की बात करेगा, F की बात करेगा, 1/2 रूट में 2π रूट में LC की बात करना स्टार्ट करेगा। ये हमारे लिए क्या था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करना स्टार्ट करी थी। इससे ये फॉर्म भी याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि जहां हमने CR की बात करी है, LC की बात करी है, वहां R भी आ गया। फॉर्म है, याद करनी पड़ेगी, सीधा बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सही चर्चा है, कोई प्रॉब्लम, दुविधा, दिक्कत। एक चीज और होती है, अगर आप जानना चाहते हो बैंडविड्थ की वैल्यू, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू, वो होती है R/L आफ्टर सॉल्विंग। ये नोट्स में डाल लो, काम, अरे छोटी छोटी चीजें काम आती हैं भाई।
सही चर्चा, अरे वही चीज़ बन जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं, आसान चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। अब तो ये कुछ भी नहीं किया, ओमेगा आर को डेल्टा ओमेगा को फॉर्म में चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। वेयर ओमेगा 1 एंड ओमेगा फ्रीक्वेंसीज एट विच द करंट 1/√2 रेजोनेंट वैल्यू ऑफ वी हैव यूज्ड, क्या आएगा, डेल्टा ओमेगा की बात कर रहे हैं, उसमें ओमेगा आर की फॉर्म में ले लिया बस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। ओमेगा 1 के लिए क्या आएगा, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 2 की फॉर्म में क्या आएगा, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। इसकी फॉर्म में प्लस में, इसकी फॉर्म में माइनस में। चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी कम है ना भाई, इस साइड देख, इस तरह कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की बात करना स्टार्ट कर रहा है। क्या दिक्कत है इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वो फॉर्म जो बताई है Q = 1/R रूट में L/C, पहले न्यूमेरिकल में ही डाला है। और बैंडविड्थ की बात R/L की बात भी करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना चाहिए दोनों चीज़ों। हर चीज़ देखो समझो, हर चीज़ लिखवा देंगे तो फिर उस चीज़ का औचित्य नहीं रहता। कुछ चीज़ें खुद भी पढ़ो, कहने का मतलब हमने जो पढ़ाई है वो पढ़ो। यहाँ लिख देंगे, आप बोलोगे सर सारा कुछ ही, मतलब कचरा नहीं है ना, समझो इस चीज़ को। मिठाई है, मिठाई को धीरे धीरे खाना चाहिए, बढ़िया चीज़ बनती है। चलो ठीक बात है सर। पावर फैक्टर वही फॉर्म है जो बताई है, आपको चेक कर सकते हैं। ERMS, IRMS, अरे VRMS लिख दो, क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, क्या दिक्कत कर रहे हो। ERMS, IRMS cos फाई की बात करेंगे। देखिए जी, cos फाई की वैल्यू क्या बेटा, 0 डिग्री की बात करना स्टार्ट करेगा। ERMS की वैल्यू क्या करोगे, E0/√2 की बात करोगे। IRMS की बात करोगे, I0/√2 की बात करना स्टार्ट करोगे। करवा चुके हैं। वर्चुअल EMF, वर्चुअल करंट इनटू cos फाई की बात करेगा। The product ERMS, IRMS does not give the actual power and the called apparent power. It gives actual or true power only when multiplied by cos phi. The factor cos phi is called power factor of an AC circuit. True power, apparent power अपॉन में पावर फैक्टर की बात करेंगे cos phi, जिसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री की बात करना स्टार्ट कर रहा है। cos phi बराबर में R/Z की बात करना स्टार्ट करता है जी। सही चर्चा है। तो क्या आएगा, R वही फॉर्म बताई है और कुछ भी नहीं किया। अब देखो, जब हम प्योरली इंडक्टिव की बात करते थे तो फाई की वैल्यू क्या लेते थे, 90 डिग्री की बात करना स्टार्ट करते थे। प्योरली इंडक्टिव के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री, चेक कर ले। और उसके लिए फाई की वैल्यू 0, जब हम रेजिस्टिव की बात करना स्टार्ट करते थे। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 0। अरे कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दस द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे। और जब 0 डिग्री थी प्योरली रेजिस्टिव, उस टाइम पावर क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। मैंने निकलवाया था P max बराबर में I0² R/2, याद कर लो। लीजिए, पावर फैक्टर एज्यूम द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। बोला था ना मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अरे राजा, ले, इसमें cos फाई की वैल्यू क्या थी, 0 डिग्री थी। कहानी खत्म, खेल खत्म। लीजिए, आपके सामने है सब कुछ। शार्पनेस की बात करना स्टार्ट करते हैं इसके बाद। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, फिर न्यूमेरिकल का दौर भी चलेगा। छोटा सा पार्ट है। शार्पनेस जो है डिपेंड किस पे करती है, क्वालिटी फैक्टर पे, मतलब प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। अगर R डिक्रीज करेगा तो Q क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, शार्पनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैंने आपको Q की 2-3 फॉर्म बताई हैं, उसको याद करना ज़रूरी है आपको। लीजिए, अच्छा, आपको अगर अच्छी ट्यूनिंग चाहिए तो आपको बैंडविड्थ शार्पनेस ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। सही चर्चा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई यार, आसान चीज़ है भाई, बिल्कुल ही आसान है। चलो न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चले, एग्जाम्पल पहला,
बोला है इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट करो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पावर फैक्टर कितना है, यूनिटी है, R/Z की वैल्यू 1 दी हुई है और क्यू फैक्टर भी निकालना है। आ जाओ, छोटा कर दे भाई, थोड़ा लंबा चलेगा काम। XL बराबर में XC है, रेजोनेंट कंडीशन है 2 पाई FL की बात करेगा, 2 पाई FC की बात करते हैं और वो भी अपॉन में 1 वाले। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यु 50 दी हुई है, L की वैल्यू 210 की पावर -3 दी हुई है और उसकी वैल्यू 10 दी हुई है। C निकालना है जी, 1/4 पाई स्क्वेयर F स्क्वेयर L, वैल्यू पुट करते हैं 1/4 3.14 का स्क्वेयर, F की वैल्यू कितनी है जी 50 का स्क्वेयर, L की वैल्यू कितनी है 210 की पावर -3 की बात करेगा। काट पीट की वैल्यू जो आएगी 5 × 10 की पावर -5 आएगी, या 5 μF की बात करना स्टार्ट करेगा। सॉरी, हाँ सही है। ये आपके पास आ गया C। क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्म बताई है, बहुत ही सिंपल वाली, 1/R रूट में L/C। R की वैल्यू कितनी है, अरे सर ऊपर ही कर दिया 10, L की वैल्यू 210 की पावर -3 की बात करेंगे और C की वैल्यू कितनी निकाली है 5 × 10 की पावर -5 की बात करेंगे। वैल्यू आएगी Q की 6.32। तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें बहुत सिंपल सी हैं। देख, सर्किट दिया है LCR, साफ साफ मेंशन करके बोला है C की वैल्यू जो है वो निकालिए, L की और R की वैल्यू हमें गिवन है। पावर फैक्टर यूनिटी है, ऑल्सो कैलकुलेट करना है Q फैक्टर। एक की वैल्यू है 5 × 10 की पावर -5 फेरेड की बात करेगा, F बोला था ना वो माइक μF। एक की वैल्यू आएगी 6.32 की बात करना स्टार्ट करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए, सही चर्चा है। चलो ठीक है, एक और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बोला है एक 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स इज कनेक्टेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन L5 है, C कितना है 80 × 10 की पावर -6, R की वैल्यू 40 है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा R की वैल्यू, एंगुलर बोला बेटा, रूट में LC की बात करेगा। रूट L का मतलब हो गया, सॉरी L का मतलब जो हो गया 5 हो गया, C का मतलब हो गया 80 × 10 की पावर -6 की बात करेगा, मतलब आपका आंसर आएगा 50 रेडियन/सेकंड की बात करेगा। ये आपके पास आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, गेट मैक्सिमम। अच्छा, अब बोला है करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट, मतलब करंट पूछना चाह रहा है। वैल्यू क्या आएगा बेटा, I0 बराबर में E0/R। हमें E0 सीधा पीक करंट नहीं मिला, हमें 200 वोल्ट फ्रीक्वेंसी AC सोर्स मिली है, तो मतलब इस फॉर्म को मैं ये लिख सकता हूँ √2 ERMS, EMRS फॉर्म मिली हमें R, मतलब 1.414 200/40। अरे दिख नहीं रहा सर, दिखाते हैं रुक जाओ। वैल्यू आएगी आपके पास 7.07 एम्पियर। लास्ट फॉर्म है हमारी करंट की, सॉरी पावर की। पावर जो आएगी हमारी आएगी E0 का स्क्वायर अपॉन में R। कहने का मतलब क्या है, 200/40 मर गया, 5 आ गया, 1000 वाट आ गया। इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं और आएगा भी नहीं, इस चीज़ की तो गारंटी है। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, होगा, यही होगा। क्वेश्चन वापस पढ़ें। 200 वोल्ट फ्रीक्वेंसी AC सोर्स है, कनेक्टेड सीरीज कॉम्बिनेशन है, 5 हेनरी 80 × 10 की पावर -6, R 40 की बात करेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है, मैक्सिमम करंट की बात पूछ रहा है और
करंट की स्पेलिंग गलत है, एम्पलीट्यूड एंड रेजिस्टेंस एंड पावर डिसिपेटेड एट द सर्किट। पहली वैल्यू 50 रेडियन पर सेकंड की बात कर रहा है। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ में पूछता कुछ और बात करना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो एक ही बात है, जेड और आर तो बराबर रहते हैं ना एक्सएल एक्सी के लिए, क्या दिक्कत कर रहे हो? छोटा कर दे, थोड़ा छोटा कर, दिखना प्रारंभ रहे। लीजिए आपके सामने, बराबर पढ़ाई करें, बराबर नोट्स बनाएं, तभी काम बनना स्टार्ट रहेगा। घर वालों की बात ज़रूर माना करें, सबसे अच्छे प्रिय मित्र होते हैं आपके। अगर वो बोल रहे हैं कुछ, मम्मी की बात ज़्यादा सुना, मतलब मम्मी एक्चुअली बहुत पैम्पर करते हैं बच्चों को कि ताकि वो पढ़ाई कर सके, समझ रहे हो? नोट्स बनाओगे तभी काम रहेगा। ये तो मम्मी के लिए छोटी सी बात बोलते हैं, तेरी फुर्सत के इंतज़ार में रहता हूँ, परदेश में रह कर भी तेरे प्यार में रहता हूँ माँ, तेरी मर्ज़ी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो जीत कर भी हार में रहता हूँ माँ। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।